हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं विराम चिन्हों के बारे में, जिसे पंक्चुएशंस भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में हम लोग। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जब हम अपनी बात या भावों विचारों को प्रभावशाली बनाने के लिए जगह जगह रुकते हैं या ठहराव लाते हैं, जिससे सामने वाला हमारी बातचीत की अर्थ को सरलता से समझ सके, तो इसे विराम चिन्ह कहा जाता है, जिससे व्यक्ति अपने भावों को दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकता है। अब इसमें खुशी, दुख, गुस्सा, डर आदि सभी आते हैं। विराम चिन्हों को बोलकर और लिखकर बताया जाता है। अधिकतर यह लिखकर ही दर्शाए जाते हैं, जैसे तुम कब आए, और दूसरे में अरे तुम कब आए। अब यह पहले उदाहरण में किसी प्रकार का भाव नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरे उदाहरण में आश्चर्य और प्रश्न के भाव दोनों ही चिन्हों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। तो इन विराम चिन्हों का प्रयोग लिखित रूप में किया जाता है, जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति उसमें व्यक्त भावनाओं को समझ सके। जैसे मेरा जन्म 12 मई 2001 में हुआ, और वाह कितना सुंदर फूल है। तो आइए जानते हैं हम विराम चिन्हों के बारे में और इनके प्रकारों के बारे में। विराम चिन्हों को कई तरह से बांटा गया है, जिसमें मुख्यतः पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह और कोष्टक चिन्ह आते हैं। आइए हम बारी बारी से इसको समझने का प्रयास करें। पूर्ण विराम, जिसे फुल स्टॉप भी कहा जाता है, वाक्य के समाप्त होने पर इसे पूर्ण विराम को लगाया जाता है। ये एक सीधी डंडी होती है। जैसे मैं रोज पढ़ाई करता हूँ और वह विद्यालय जा रहा है। अल्प विराम, जिसे कॉमा भी कहा जाता है। यहाँ अल्प का अर्थ होता है रुकना या फिर थोड़ा। अब वाक्य में कहीं कहीं थोड़े समय के लिए रुकने को दर्शाने हेतु यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रोको मत जाने दो। इस वाक्य में आशय स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे वाले में रोको मत जाने दो, इसमें रुकने का आशय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अर्धविराम, जिसे सेमी कॉलम भी कहा जाता है। अब अर्धविराम का प्रयोग वाक्य में वहां होता है जहां अल्प विराम से थोड़ा और फुल स्टॉप से कम रुकना हो, जिसे हमें कर्म करना चाहिए बल्कि इच्छा नहीं। उपविराम, जिसे कॉलम कहा जाता है। अब उपविराम का प्रयोग किसी बात को अलग दिखाने में, उदाहरण देने में या टाइटल अलग से दर्शाने में किया जाता है, जैसे शिक्षा सबका अधिकार, विज्ञान वरदान या अभिशाप। अब हम समझते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह को। वाक्यों में प्रश्न की स्थिति को दर्शाने के लिए ही प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किस लिए आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, तुम कहाँ जा रहे हो और इस बक्से में क्या है। आगे बढ़ते हैं। विस्मयादिबोधक, जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी कहा जाता है। अब वाक्य में घृणा, शोक, आश्चर्य, उत्साह और हर्ष को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे कितनी प्यारी बच्ची है, वाह तुम तो उस्ताद हो आदि। योजक चिन्ह, जिसे हैपन भी कहा जाता है, इसे देश भी कहा जाता है। अब योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को या फिर किसी की तुलना करने में किया जाता है, जैसे चलते चलते थक गए, और किसी का उदाहरण दे रहे जैसे कि स्वर्ग सुंदर ये जहां। उद्धरण चिन्ह, इसे इन्वर्टेड कॉमा भी कहा जाता है।
इस चिन्ह का प्रयोग किसी कथन को बताने, उपनाम या टाइटल बताने में किया जाता है। ये इकहरा और दोहरा दो प्रकार से होता है। जैसे गांधी जी ने कहा था, अहिंसा परमो धर्मः, और गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का ग्रंथ है। निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग संवादों या नाटकों या जोड़ियां बनाई या आदि प्रश्नों में किया जाता है। जैसे निम्न का सही मिलान कीजिए, संवादों में एक दूसरे को बातचीत करते हुए बताते हुए। जैसे कि रिया, अरे प्रतिमा, ओ प्रतिमा, तो रिया प्रतिमा से कह रही है, प्रतिमा उसके उत्तर में कह रही है, हाँ दीदी आती हूँ। विवरण चिन्ह, जिसे फॉलोइंग साइन भी कहा जाता है। अब इसका प्रयोग सूचना, निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। लाघव चिन्ह, जिसे एब्रीविएशन भी कहा जाता है। अब इसका प्रयोग शब्दों के छोटे रूप को बताने के लिए किया जाता है। किसी बड़े नाम को छोटा करना, जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर लिखते हैं, बीए के लिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए बीए लिखा जाता है। इस तरह से बड़े रूप को शॉर्ट फॉर्म में डॉट लगाकर बताया जाता है। कोष्टक चिन्ह, जिसे ब्रैकेट भी कहा जाता है, इसका प्रयोग वाक्य में किसी खास शब्द को दर्शाने या शब्दों के क्रम दिखाने के लिए होता है। जैसे मीरा रोती